डे बोर्डिंग स्कूल के मापदंडों पर विकसित किया जाएगा। जगह ढूंढ के आपको भी कर देंगे, सारे विधानसभा क्षेत्र में बना रहे हैं। अभी 6 महीने आपके बाकी बचे हुए जगह ढूंढ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन के लिए शिक्षा निदेशालय का पुनर्गठन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा के लिए एक अलग निदेशालय बनाया जाएगा और कॉलेज तथा उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों को देखने के लिए एक अलग निदेशालय का गठन किया जाएगा। पिछले दिनों मैं सुजानपुर गया और सुजानपुर के सैनिक स्कूल के हॉस्टल की हालत देखी। 70% बच्चे वहां हिमाचल के पढ़ते हैं। 450 ऑफिसर्स वो सुजानपुर सैनिक स्कूल हमें देता है। 21 ऑफिसर इस बार वहां से सिलेक्ट हुए। वहां हॉस्टल की दशा, क्योंकि उसका सारा खर्च कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार उठाती है। उनकी हॉस्टल की हालत बहुत दयनीय थी। मैं सुजानपुर स्थित सैनिक स्कूल के हॉस्टल की मरम्मत के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि दिए जाने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऊना और कांगड़ा में कॉलेज की छात्राओं के लिए 4 हॉस्टल बनाए जाएंगे। साथ ही हमीरपुर और सुजानपुर में स्कूली लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। एचपी स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन करके प्रदेश में उनके चरण में क्रियान्वयन के लिए एक कार्य योजना तैयार करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में कुल 9,850 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। उत्कृष्टता की हमारी निरंतर खोज और नवाचार की संस्कृति विकसित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मुझे तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अत्याधुनिक विचारों और पहलों की शुरू करने के लिए 2 करोड़ रुपए के समर्पित इनोवेशन फंड की स्थापना की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आगामी वित्तीय वर्ष में राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज महाविद्यालय बांदला में एमटेक इलेक्ट्रिकल, जिला बिलासपुर के घुमारवी में डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप स्किल और वोकेशनल स्टडीज की स्थापना सार्वजनिक निजी भागीदारी व सेल्फ फाइनेंसिंग पर की जाएगी, जो एक डिजिटल रूप से कुशल और उद्यमशाली कार्यबल को बढ़ावा देगी। यह विश्वविद्यालय इनोवेशन का केंद्र बनेगा और हमारे युवाओं को कॉम्पिटिटिव ग्लोबल एनवायरनमेंट के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करेगा। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल जैसे प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में विशेष रूप से रेलवे और जल परिवहन के पर्याप्त नेटवर्क की अनुपस्थिति में एक मजबूत रोड नेटवर्क बहुत जरूरी है। अतः हमारी सरकार द्वारा महत्वपूर्ण क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना जारी रखा है। मेरी सरकार ने 345 करोड़ रुपए की लागत से निम्न 6 सड़कों एवं पुलों की परियोजनाओं का 2025-26 में निर्माण कार्य शुरू करेगी। नमगांव बैरी, सुजानपुर टीरा संदोल, हवल हड़सर देरी पनाल्ट धार, जरोट नगरोटा सूर्या बरियाली, जरोट नगरोटा सूर्या बरियाली, देरा ज्वाली और गज खड के ऊपर पुल, बखरोड करसोग, सनाली सैंड, टिक्कर जलोड़ धान नरखड़ी खमाड़ी कुफरी चैल। इसके अतिरिक्त नवाड़ के तहत भी 458 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से 50 सड़कों एवं पुलों की परियोजना की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। मेरी सरकार द्वारा सभी कार्यों में खरीद के लिए ई टेंडर को प्रभावी बनाया है। इसमें निविदाओं के प्रकाशन की अवधि 14 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी गई है तथा कार्यों को अवार्ड करने का कुल समय जो पहले 37 दिन था अब 12 दिन हो गया, जिससे कार्य आवंटन तथा निष्पादन में तेजी आएगी। वर्ष 2025-26 के लिए मैं मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सुशासन के लिए स्वच्छ प्रशासन आवश्यक है। 2025-26 के दौरान राजस्व विभाग का व्यापक डिजिटाइजेशन करके राजस्व संबंधी सभी मामलों के शीघ्र निपटान के साथ साथ पूरी प्रक्रिया में अच्छे शासन के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। इस दिशा में मैं निम्न घोषणाएं करता हूं। सभी राजस्व न्यायालयों को चरणबद्ध तरीके से डिजिटल किया जाएगा तथा प्रदेश में ई राजस्व प्रणाली लागू की जाएगी। रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत एक मॉड्यूल विकसित किया जाएगा जो नागरिकों से संबंधित भूमि रिकॉर्ड को सीमांकन
और नामांतरण से जुड़े मामलों के साथ मैप करेगा। इससे न केवल नागरिकों को राजस्व मामले डिजिटल तरीके से फाइल करने में मदद मिलेगी, बल्कि राजस्व अधिकारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अदालती कार्रवाई करने में भी मदद मिलेगी। नवीनतम हवाई सर्वेक्षण तकनीक के माध्यम से चयनित शहरी क्षेत्रों में वास्तविक जमीनी स्थिति के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे बेहतरीन शहरी नियोजन में मदद मिलेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ततीमा उपलब्ध करवाने हेतु भू नक्शा एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा, जिससे लोगों को अपने मैप्स प्राप्त करने के लिए कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जमाबंदी ततीमा सब उसको ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा। सरकार ऑनलाइन म्यूटेशन सॉफ्टवेयर शुरू करके म्यूटेशन की प्रक्रिया को डिजिटल करेगी, जिससे इस प्रक्रिया की एक पेपरलेस प्रणाली स्थापित होगी। इससे सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार होगा और म्यूटेशन को सत्यापित करने में होने वाली अनावश्यक देरी भी कमी होगी। आपदाओं से निपटने के लिए 3645 पंचायतों में से एक संगठित और सामुदायिक संचालित पंचायतें आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र की स्थापना की जाएगी। यह केंद्र अंतर जिला एजेंसी समूह समन्वय केंद्रों और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि समय रहते आपदा से निपटने की तैयारी की जा सके। सरकार ने एएफडी के माध्यम से लगभग 892 करोड़ रुपए की लागत से आगामी 5 वर्षों के लिए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और प्रीपेयरनेस प्रोजेक्ट बनाया है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना आपदाओं से निपटने और उनकी प्रभावशाली को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस परियोजना के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के परिसरों की स्थापना, भूस्खलन रोकने और ढलानों को स्थिर रखने के लिए बायो इंजीनियरिंग उपायों का प्रोत्साहन। उपमंडल और तहसील स्तर पर भी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। एचपी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेल, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेल को सुदृढ़ किया जाएगा। कृषि और बागवानी के लिए जलवायु मौसम पूर्वानुमान का विकास, जंगलों की आग के खतरे को कम करना के लिए गतिविधियों को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन और अनुकूल से संबंधित भूज्ञान, भूकंप प्रतिरोधी तकनीकों का बढ़ावा देना, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का विकास। हिमालयन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सेंटर की स्थापना पालमपुर में की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, प्रदेशवासियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। हमारी सरकार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुसार कार्य करने में विश्वास रखती है। इस क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए मैं निम्न घोषणाएं करता हूं। वर्तमान में प्रदेश में 8 पेंशन योजनाएं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है, जिन पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1410 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिनमें से 8,24,928 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। 2025-26 के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 37,000 नए लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा तथा इसके लिए लगभग 67 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी, पेंशन भोगी और आयकर दाता दिव्यांग जनों को छोड़कर सभी विशेष दिव्यांग जन जिनकी बैच मार्क विकलांगता 40% या अधिक है, उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना प्रदान की जाएगी। सरकार का यह कदम दिव्यांग जनों को न केवल आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करवाएगा, अपितु उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए भी सशक्त करेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वितरण के लिए पारदर्शिता और इसे प्रभावी बनाने के लिए आगामी वित्त वर्ष में एक एंड टू एंड एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। इसके माध्यम से हिम परिवार रजिस्टर नकल, राजस्व रिकॉर्ड, आय अपनापति आदि को ऑनलाइन लिंक किया जाएगा। इसी के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग और हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड एनओसी प्राप्त करने की दिशा में की सुविधा भी मिलेगी। सरकार द्वारा शुरू की गई इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से
₹1500 प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। राज्य की संपदा से लाभों से वंचित राज्य की संपदा के लाभों से वंचित सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। इस उद्देश्य से आगामी वित्त वर्ष में मैं इस योजना का चरणबद्ध तरीके से विस्तार करते हुए 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 21 साल की उम्र प्राप्त करने वाली हर पात्र बेटी को हर महीने ₹1500 इस योजना में दिए जाएंगे। इक्कीस साल बाद कर दी ना, अभी और करता, अभी आगे सुनो। इसके अतिरिक्त जो भी महिलाएं दूसरों के घरों में काम करके अपने परिवार का गुजारा करती है, कई बेचारी डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, उनको कोई पैरामीटर नहीं है। जो भी महिलाएं दूसरों के घरों में काम करके अपने परिवार का गुजारा करती है, उन्हें भी इस योजना के अंतर्गत 1 जून 2025 से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उनकी पात्र बेटियां, उनके लिए कोई पैरामीटर नहीं, उनकी पात्र बेटियां भी ₹1500 प्रति माह मिलने की हकदार होगी। आने वाले समय में जो भी महिलाएं पंचायतों द्वारा अनुमोदित की गई है, उनको चरणबद्ध तरीके से इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। विधवा बहनों की पात्र बेटियां भी इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने की पात्र होगी। इसके अतिरिक्त यदि विधवा बहनों की बेटियां प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए पढ़ाई करना चाहें, तो सरकार उनकी पूरी फीस और संस्थान द्वारा स्वीकृत होटल फीस का व्यय वहन करेगी। यदि वह पीजी में रहना चाहे, तो सरकार 1 वर्ष में 10 माह के लिए ₹3000 प्रति माह प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत आगामी वित्त वर्ष के दौरान 200 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। विधवा बहनों की बेटियां होती है, डॉक्टर बन गई, डॉक्टर की फीस बहुत होती है, हॉस्टल की फीस बहुत होती है, पर कई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, पीजी में रहना चाहती है, तो हमारी सरकार उन विधवा बहनों की बेटियों को भी ₹1500 ₹3000 पीजी का देगी। मैं इंस्टीट्यूशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल एबिलिटीज सुंदरनगर की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद से विशेष योग्यजन बच्चों के लिए संस्थान ICS ढली को कर्मचारियों सहित सरकार के अधीन लाने की घोषणा करता हूं। इस कदम का लक्ष्य यह है कि इन बच्चों को और विकसित सुविधाएं प्रदान की जा सके। ढली में एक संस्थान है दिव्यांगों का, मैं वहां गया था, मेरे साथ जनाटा जी भी गए थे। वहां आपने देखा तो हमने बड़ी ठंडी में रहते हैं, चाहे उनका सेंट्रल हीटेड है, उसमें उनका रहने बहुत अच्छा बना है उस पूरे संस्थान को, और उसमें लगे कर्मचारियों को सरकार अपने अधीन लेने की घोषणा की है। सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बेघर पात्र व्यक्तियों को नए मकान के निर्माण के लिए 1,50,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। निर्माण लागत और इन्फ्लेशन को देखते हुए सरकार इस योजना अंतर्गत गृह निर्माण के लिए अन्य योजना से समन्वय करते हुए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करवाएगी। सरकार द्वारा समाज में छुआछूत की प्रथा को दूर करने के उद्देश्य से अंतरजातीय विवाह के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपया किया जाएगा। सरकार विकलांगता व्यक्तियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन नामक योजना के तहत 70% से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग जनों के विवाह हेतु विवाह प्रोत्साहन राशि 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख करेगी। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विधवा एवं नेकल नारी आवास योजना के तहत आगामी वर्ष में नए लाभार्थियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है,
जिस पर 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया जाएगा। सरकार वर्तमान में वृद्धजनों के लिए एकीकृत योजना के अंतर्गत 9 वृद्ध आश्रम चला रही है। इस योजना को आगे बढ़ाते हुए 2025-26 के दौरान प्रदेश के अन्य स्थानों पर निजी क्षेत्र की भागीदारी से वृद्ध आश्रम, वरिष्ठ नागरिक गृह स्थापित किए जाएंगे। मैं हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम के माध्यम से स्वरोजगार और विभिन्न लघु उद्यमों आदि के लिए कम ब्याज पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए परिवार की निर्धारित वार्षिक आय को मौजूदा 35,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपया करने की घोषणा करता हूं। सरकार वर्तमान में राज्य में जिला कुल्लू में 2 व हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा में एक इंटीग्रेटेड नशा मुक्ति केंद्र चला रही है। राज्य में ड्रग एडिक्शन और तस्करी की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए और अधिक ऐसे केंद्रों की आवश्यकता है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य में 3 और नशा रोकथाम एवं नशा मुक्ति सह पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं पोषण एवं बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार लेने हेतु वचनबद्ध है। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रदेश में सेक्स रेशियो एट बर्थ में लगातार सुधार हो रहा है तथा वर्ष 2023 में 947 के मुकाबले या वर्ष 2024 में 967 हो गई है। यह सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए जा रहे निरंतर प्रयासों तथा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का परिणाम है। महोदय, मैं बीपीएल परिवारों में जन्म लेने वाली 2 बालिकाओं के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की घोषणा करता हूं। इसमें बालिका के जन्म पर 25,000 की राशि बीमा कंपनी में जमा करने की व्यवस्था होगी। साथ ही बालिका के माता पिता को बालिका के जन्म पर जीवन बीमा का लाभ भी दे होगा, जो कि प्रति अभिभावक 2 लाख रुपया होगा। बीमा की मैच्योरिटी पर तय राशि बालिका को 18 या उसकी स्वेच्छा से 27 वर्ष तक की आयु तक दिए जाने का प्रावधान होगा। अध्यक्ष महोदय, कामकाजी महिलाओं की आवासीय जरूरत को पूरा करने के उद्देश्य से 2025-26 में 132 करोड़ रुपए की लागत से क्रमशः सोलन, नीरी, द्रुई, पालमपुर, लुथान, बद्दी, गगरेट, नगरोटा, बगवा, चिनौर इंडस्ट्रियल एरिया और मेडिकल डिवाइस पार्क सोलन में कुल 13 वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की प्राथमिकता बच्चों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की है। इस दृष्टि से बच्चों में शिक्षा की नींव को सुदृढ़ करने के लिए सरकार प्रयासरत है। इस कड़ी में मैं 1 अप्रैल 2025 से सभी 18,925 आंगनवाड़ी केंद्रों को आंगनवाड़ी सह प्री स्कूल के रूप में नामित करने की घोषणा करता हूं। इन आंगनवाड़ी केंद्रों को नजदीक स्कूलों में यथासंभव कोलोकेट किया जाएगा। इन स्कूलों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को खेल कूद में शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह शिक्षा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा SCRT सोलन द्वारा विकसित पूर्व प्राथमिक पाठ्यक्रम तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नई दिल्ली द्वारा विकसित आधारशिला राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनुसार प्रदान की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं में हुई व्यापक वृद्धि के बावजूद छोटे बच्चों के स्वास्थ्य मानकों में आ रही गिरावट के कारणों को समझने की दृष्टि से सरकार ने पिछले दिनों एक व्यापक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें चर्चा उपरांत देश के शीर्ष विशेषज्ञों ने अपने निष्कर्ष और सिफारिशें प्रस्तुत की है। कार्यशाला में यह तथ्य सामने आया कि युवा महिलाओं के बीच छोटे बच्चों के समुचित
ब्रेस्ट फीडिंग और पूरक भोजन तकनीकों के बारे में जागरूकता की कमी है। साथ ही इन सिफारिशों को आकार देने के लिए स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास निदेशालय के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में वर्षों से चले आ रहे पूरक पोषाहार कार्यक्रम में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। अतः मैं इस कार्यक्रम को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु एक नई योजना इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना की घोषणा करता हूं। इस योजना के अंतर्गत हर आंगनबाड़ी में पूरक पोषाहार को और अधिक पौष्टिक बनाने हेतु विशेषज्ञों की राय से पूरक पोषाहार को लाभार्थियों में आवंटित किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा जहां तक संभव हो पूरक पोषाहार का क्रय बिक्री की विकेंद्रीकृत किया जाएगा, जिस पर प्रति वर्ष 65 करोड़ रुपए अतिरिक्त धनराशि व्यय की होगी। अभी क्या होता है कि स्टेट लेवल पर खरीद कर ली जाती है और स्टेट लेवल के बाद वो आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाता है। तो हम उसको डिसेंट्रलाइज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही पावर दे देंगे कि वो अपने आप अच्छा भोजन खरीदे और उस आंगनवाड़ी के हिसाब से उसमें उपलब्ध करवा दिया जाए। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, जल शक्ति, ग्रामीण विकास तथा शिक्षा विभाग में वर्तमान में चल रहे संबंधित कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित कर एक सांकेतिक कार्यक्रम चलाने की दृष्टि से एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाएगा। फील्ड लेवल पर आशा वर्कर व आंगनवाड़ी वर्कर के बीच भी बेहतर तालमेल बिठाया जाएगा। उनके द्वारा किए जा रहे डाटा कलेक्शन को पारस्परिक संवाद द्वारा अधिक उपयोगी बनाया जाएगा। कुपोषण, अनीमिया, निमोनिया व डायरिया तथा अन्य जल शक्ति रोगों की रोकथाम के साथ साथ सभी स्टेक होल्डरों की जागरूकता, आउटरीच और प्रशिक्षण पर केंद्रित एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। सरकार नीति आयोग के साथ मिलकर जिला ऊना में पायलट आधार पर चलाए जाने वाले विंग्स प्रोजेक्ट को पूरा सहयोग देगी ताकि हमारी महिलाएं व बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य का निर्माण संभव हो सके। सामाजिक सुरक्षा, महिला, बाल और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कुल 2533 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, स्वच्छता के क्षेत्र में आयुष विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। आयुष केवल एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं है बल्कि प्राकृतिक जीवन शैली का एक तरीका भी है। अतः आम जनता को इस सुविधा का लाभ प्रदान करने के लिए हमारी सरकार बहुत से कार्य कर रही है। हमारी सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान जिला कांगड़ा में 50 बिस्तरों वाला एकीकृत आयुष हॉस्पिटल का निर्माण कार्य शुरू करेगी। पायलट आधार पर पपरोला और शिमला के आयुष हॉस्पिटल्स में पर्यटकों और आम जनता के लिए वेलनेस पंचकर्मा अभियान शुरू किया जाएगा। मैं आचार्य चरक योजना की शुरुआत करता हूं, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी आयुष हॉस्पिटल्स और औषधालयों में मरीजों की निःशुल्क जांच और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 20 प्रकार की निःशुल्क नैदानिक जांच और आवश्यक औषधि सूची में शामिल 150 से अधिक आयुष दवाएं निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इससे प्रदेश के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण पारंपरिक चिकित्सा सेवा मिलेगी और यह एक स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देगा। अध्यक्ष महोदय, कानून एवं व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु हमारी सरकार प्रयासरत है। एचपी एंटी ड्रग एक्ट के प्रावधानों के माध्यम से वर्तमान समय में नशे से जूझ रहे लोगों के लिए प्यूनिटिव मेजर्स के स्थगन पर पुनर्वास पर जोर दिया जाएगा ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मैं 2025-26 में स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की घोषणा करता हूं, जिसके माध्यम से प्रदेश सरकार नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित गतिविधियों पर विराम लगाने हेतु कार्य करेगी। संगठित अपराध, सिंडिकेट या गिरोह द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम और नियंत्रणों से निपटने के लिए एक विशेष प्रावधान के तहत एक अधिनियम हिमाचल प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी एंड कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 2025 इस सदन में लाया जाएगा। पर्यटन सुरक्षा में सुधार एवं पुलिस जवानों के प्रभावी विकास तथा आधुनिक आपराधिक जांच की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल में पुलिस स्टेशनों डेस्क को स्थापित किया जाएगा और संबंधित थानों के साथ
एकीकृत किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अग्निशमन विभाग में अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण एवं विस्तार परियोजना के अंतर्गत अगले चरण में 21 करोड़ रुपए के व्यय के साथ मैं निम्न घोषणाएं करता हूं। राजगढ़ जिला सिरमौर, कंडाघाट जिला सोलन में दमकल केंद्र खोले जाएंगे। नदौन, इंदौरा, राजगढ़ और कंडाघाट में 8 नए अग्निशमन वाहनों को क्रय करने और 20 से 22 वर्ष पुराने 60 अग्निशमन वाहनों के स्थान पर चरणबद्ध तरीके से नए वाहनों को खरीदा जाएगा। 16 क्विक रिस्पांस व्हीकल प्रशिक्षण और जन समुदाय को जागरूकता प्रदान करने के लिए 2 बसें और विभिन्न प्रकार के अग्निशमन उपकरणों को खरीदा जाएगा। 2025-26 के दौरान उप दमकल केंद्र काजा व कुमारसैन, जोगिंदर नगर, फतेहपुर व आनी को दमकल चौकियों के विभागीय भवनों का निर्माण किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रति कृत संकल्प है। 2024-25 में बल्क ड्रग पार्क में 234 करोड़ रुपए की राशि के निर्माण कार्य को स्वीकृति दी गई है। आगामी वर्ष में इस परियोजना के कार्य को सुचारू रखने के लिए केंद्र सरकार के अनुदान के अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार बजट का प्रावधान किया जाएगा।